नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार पर रखेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं सौदा आपका में आज क्या है खास। कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई के टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए, साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी होगा। विवेक गुप्ता की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, छोटे शेयर ऊंची छलांग, कौन से ऐसे शेयर है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, है तो छोटे लेकिन छलांग उनकी बहुत तेज है। साथ ही मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर रखेंगे नजर। और हमारे साथ होंगे गौरव बिस्सा, आपको बताएंगे आज की दमदार ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे प्रकाश गाबा के साथ। कमोडिटी बाजार की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर में खुल जाएंगे कमोडिटी बाजार। उसके पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से इस वक्त बाजार की तस्वीर निकल कर आ रही है। अमेरिका में आज से फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक शुरू होगी। इस बैठक से पहले सोने की चाल काफी सुस्त है, बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। भाव कल के लेवल के आसपास $1315 पर टिके हुए हैं। अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड का क्या रुख होता है, इस पर बाजार की नजर है। हालांकि कोई बदलाव की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। चांदी की बात करें तो वो भी कल के लेवल के आसपास ही बनी हुई है, लेकिन दबाव आया है कच्चे तेल में। कल की तेजी गायब हो चुकी है। दरअसल वेनेजुएला ने यह कहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड की करीब 10% ओवर सप्लाई है, तो अगर बैलेंस बनाना है तो इस महीने 27 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है ओपेक कंट्रीज की, उसमें उन्हें प्रोडक्शन कट करना होगा, सिर्फ रोकने पर बात नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि नाइमेक्स पर WTI क्रूड करीब $43 के स्तर पर आ चुका है, जबकि ब्रेंट में $46 के नीचे कारोबार हो रहा है। बाजार की नजर वैसे आज जारी होने वाली अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट पर भी रहने वाली है, लेकिन बेस मेटल्स पर फोकस करते हैं। LME पर बेस मेटल्स में कमजोरी है। कल की तेजी के बाद निकल भी थोड़ा कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन कॉटन की बात करें तो गुजरात में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश के बाद नए कॉटन की आवक में देरी की संभावना दिख रही है। ऐसे में हाजिर में कॉटन का दाम बढ़ गया है। आज रुपए पर एक बार फोकस कर लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की कमजोरी है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी बाजार किस तरह से शुरुआत करते हैं। संभावना है थोड़ी कमजोरी दिखेगी आपको, सबकी नजर रहेंगी किस तरह से फेड डिसीजन लेता है। चलिए, कमोडिटी बाजार ओपन हो चुके हैं, आपके सामने पहले टिकाने शुरू हो चुके हैं। कच्चा तेल करीब 0.5% नीचे 29.46 के आसपास खुलता हुआ। वहीं नेचुरल गैस यहां पर लगातार तेजी जारी है और आज भी 1% से ज्यादा की मजबूती। हेज फंड्स भी यहां पर पोजीशन लॉन्ग साइड में बना रहे हैं। सोने की बात करें तो मामूली सा एक टिक का करीब 1.4% की मजबूती के साथ खुलता हुआ सोना, और चांदी भी हल्की मजबूती देखती हुई करीब 0.3% के आसपास की तेजी चांदी में फिलहाल। लेकिन बेस मेटल से एज एक्सपेक्टेड कुछ खास बड़ा मूव नहीं। कॉपर में और नेगेटिव साइड में है 0.08% का दबाव। जिंक हालांकि जरूर थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ वापस से 151 के आसपास पहुंचता हुआ। एल्यूमिनियम यहां पर अच्छी बाइंग है इस वक्त, करीब 1.4% से ज्यादा की तेजी 105 के ऊपर ट्रेड होता हुआ। और लेड भी बहुत ही फ्लैट है पर ग्रीन टिक्स दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं निकल की ओपनिंग कैसी होती है। हल्की कमजोरी के पास इसके साथ 678.3 के आसपास कारोबार फिलहाल निकल में। लेकिन आगे कमोडिटीज पर अब फोकस करते हैं। मेंथा ऑयल हल्की मजबूती के साथ खुलता हुआ 891.4 पर, और वहीं सोया ऑयल जहां हमने कल एक अच्छी बढ़त देखी थी, वो आज भी थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ 650 के आसपास। सोयाबीन भी अच्छी मजबूती देख रहा है, 0.5% की मजबूती सोयाबीन में, तो संभावना है कि शायद सोया तेल भी आगे बढ़ेगा। सरसों में भी हमने वापस से मजबूती आते हुए देखी है 1.4% की तेजी के साथ। लेकिन मसाला पैक में जीरा दबाव के साथ खुल रहा है 17,690 के आसपास। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता है और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रूपा, पहले आपसे बातचीत। आज से फेड की 2 दिन की बैठक शुरू होने जा रही है। सोने और चांदी पर आप क्या व्यू बना रही हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आज शाम को जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी और ऐसा अटकलें में लगाई जा रही है कि अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कोई भी संभावनाएं बनती हैं तो गोल्ड में हमें जो है वो प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर कोई पोस्टपोन होता है इसको लेके तो फिर एकदम सोने में हमें एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो काफी अहम दिन रहेंगे ये 2 दिन, और इसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि किस तरीके से गोल्ड की चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम की तरफ
है मार्केट, तो हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा $10 से $15 का तेजी जो है हमें देखने को मिल सकता है अभी इस बैठक के चलते, क्योंकि अभी बाजार जो है वो तेजी की तरफ रुझान दिखा रहा है। तो हमें लग रहा है कि भारतीय बाजारों में भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो कोल के अंदर लग रहा है कि एक बार 30,880-900 के आसपास जो है एक बाइंग बना सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 780 का, और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 31,080 से 31,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, रूपा, इसके साथ साथ आज हमने आज कच्चे तेल के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन है। एपीआई की रिपोर्ट है, उसके पहले वेनेजुएला ने कहा है कि 10% की ओवर सप्लाई है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कच्चा तेल पर दबाव और रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल कच्चा तेल फंडामेंटली कहीं से भी कोई सपोर्टिव फैक्टर नजर नहीं आ रहा है जिसके चलते कच्चे तेल में कोई तेजी देखने को मिले। लगातार न्यूज निकल कर आ रही है, जितना भी डाटा निकल कर आ रहा है सारा ओवर सप्लाई की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर अभी भी जो लग रहा है कि डाउन साइड जो है वो बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं, और अगेन मार्केट जो है एक बार फिर से 2800 के लेवल को छूता हुआ हम देख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से भी 100 से 150 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो सेल ऑन राइज यानी कि कच्चे तेल में थोड़ी भी अगर मजबूती आती है तो बेच कर चलने की सलाह है फिलहाल। लेकिन आस्था, आपसे सवाल ये कि आज हम देख रहे हैं जो तिलहन है उसमें थोड़ी सी मजबूती है, क्या करना चाहिए? लगता है खरीदने के मौके ढूंढे? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मुग्धा। तिलहन की बात करें और स्पेशली मस्टर्ड की बात करें तो आज हमने काफी अच्छी तेजी यहाँ पे देखी है। गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि फिजिकल में एक स्ट्रांग डिमांड निकल के आ रही है इस काउंटर पे, इसलिए 48.10 से लेके 48.30 तक के भी लेवल्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर फ्यूचर्स की मैं बात करूँ, इसीलिए बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड द लेवल ऑफ 47.30। स्टॉप लॉस रहेगा 46.60 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 48.10 से 48.30 का। सेकेंड कॉल रहेगी बाले में। एनसीडीएक्स के अक्टूबर फ्यूचर में सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे मैं देना चाहूंगी 1625 के स्तर पर, 1645 के स्टॉप लॉस के साथ 1596 के टारगेट के लिए। बाले की बात करें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो आगे चल के देखने लायक होंगे, क्योंकि क्रॉप इस सीजन में कम हुई है, लेकिन सीजन की शुरुआत में ही काफी तेज थी प्राइजेस, जो इस बात को डिस्काउंट कर चुकी है। इसलिए हाल फिलहाल प्राइजेस यहाँ से ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं लेंगी, और इसीलिए सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी 1596 के टारगेट के लिए। आस्था, इसके साथ साथ इस वक्त क्या कॉटन पे आपने कोई व्यू बनाया है? हमने देखा कि हाजिर पे थोड़ी तेजी पकड़ रहा है, लेकिन अगर हम स्टॉक देखें या फिर बाजार में देखें तो कोई खास बड़ा मूव नहीं है, क्या करना चाहिए? कॉटन की बात करें तो आज 20,780 के स्तर पर इसने अपनी शुरुआत की है। बेसिकली अगर हम इसमें फंडामेंटल्स की बात करें तो जो कॉटन फ्यूचर्स हैं उन्होंने अपना काफी स्ट्रांग गेन कल के सेशन में यहाँ पे दिखाया था, और बेसिकली ये जो गेन था वो इस वजह से था कि ये माना जा रहा था कि जो रेंज है वो हर्ट करेंगी, जो क्रॉप यहाँ पे निकल के आई, चाहे से वो इंडिया हो या चाइना हो, उसकी वजह से प्राइजेस में हमने अपसाइड देखा था। डेफिनेटली इस खबर का असर कॉटन की प्राइजेस पे दिखने को मिलेगा, और बेहद शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो कोई डिप आता है 20,700 के आसपास तो वहां पे एक बाइंग कॉल ले सकते हैं 20,500 के स्टॉप लॉस के साथ। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 20,900 से 21,000 का। रूपा, बेस मेटल्स जहां एलएमई पर थोड़ी कमजोरी थी, भारतीय बाजार में ठीक ठाक ओपनिंग हुई है। कॉपर फ्लैट है, लेड में भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जिंक अच्छी मजबूती के साथ खुला है। क्या सलाह है बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल्स में तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ हम देख रहे हैं, और कॉपर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 318 के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि टेक्निकली एक अच्छा बाउंस बैक है इसके अंदर, और कॉपर को जो है हम 321, 322 के अराउंड जो है बाइंग लेकर चल सकते हैं। कॉपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 328 से लेकर 330 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 318 का एक 60 स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए कॉपर में बाइंग बनाई जा सकती है। और रुपया, इस वक्त रुपए में क्या करना चाहिए? देखिए, रुपया अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कमजोर होता हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी 67 के आसपास हम इसको ओपन होते हुए देख रहे हैं, तो मुझे 66.98 के अराउंड चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार ऊपर में 67.10 से लेके 67.20 तक जो है ये वीक हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से फेड की बैठक भी शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसी को इंडिकेट करता हुआ ट्रेड कर रहा है। और जहां तक रुपये की बात है, रुपये में टेक्निकली देखे तो 67.20 तक वीकनेस क्या नजर आ रहा है सपोर्ट, तो वहां तक जो है बाजार एक बार वीक होते हुए हम देख सकते हैं। राइट, रूपा और आस्था, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकाल कर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और विवेक गुप्ता की निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं सौदा आपका। सबसे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मैक्स ग्रोथ फाइनेंशियल्स के आशुतोष सरना का मानना है कि आप इस वक्त इंडसइंड बैंक खरीद सकते हैं। यहां पर टारगेट होना चाहिए 1212 का और 1185 पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये है फिलहाल तत्काल ट्रेड आइडिया। चलिए एक बार बाजार पर इस पर नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स करीब 77 पॉइंट्स नीचे कारोबार करता हुआ और वहीं मिड कैप, अगर हम निफ्टी की बात करें उसमें करीब 27 पॉइंट्स की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव में है, 0.11% का एक पॉजिटिव मूव वहां पर, लेकिन दबाव दिखाई दे रहा है क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो डिक्लाइंस को फेवर कर रहा है। ऑलमोस्ट 1:1 का है, लेकिन डिक्लाइंस की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। निफ्टी पर आप देखिए करीब 700 शेयर बढ़ रहे हैं तो 780 शेयर गिर रहे हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो डिक्लाइंस की तरफ बढ़ता हुआ। और बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, वहां पर दबाव है, करीब 0.4% का प्रेशर यहां पर आपको दिखाई देगा। अगर स्टॉक्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प 2% टूटा हुआ है। अदानी पोर्ट्स में 1.5% के दबाव है। कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा पावर्स यहां पर ये टॉप लूजर्स है जहां पर 1% से ज्यादा का दबाव दिखाई देगा। लेकिन गेनर्स में ओएनजीसी में काफी अच्छी बाइंग है, करीब 1.5% से ज्यादा का मूव यहां पर दिखाई दे रहा है। आज फार्मा स्पेस में चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप न्यूज है या नहीं, लेकिन फार्मा स्पेस में बाइंग चारों तरफ है। सिप्ला करीब 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लैब में 0.8% के आसपास की तेजी है। और आज आयशर मोटर्स भी अच्छा कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी पर नजर रखिए, 0.86%, ऑलमोस्ट 0.9% की तेजी। एशियाई बाजार भी कमजोर है, लेकिन आज अगर आप सेक्टोरली देखें तो आईटी इंडेक्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर रिसर्च विवेक गुप्ता। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी की बात, क्या करना चाहिए इस वक्त निफ्टी में? गुड मॉर्निंग मुग्धा। अगर निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है। मुझे लगता है 8825 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तब बाइंग करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8775 और 8890 तक के टारगेट्स देख रहा हूं मैं निफ्टी में। ओके, 8890 का टारगेट के साथ खरीदना चाहिए। और वही विवेक, इस वक्त बैंक निफ्टी पर क्या कॉल दे रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर हम थोड़ा प्रेशर ज्यादा देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पे 19,720 का सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जिनकी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है उन्हें 19,720 के साथ स्टॉप लॉस साथ होल्ड करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन कोई बनाना चाहते हैं लॉन्ग साइड में तो 19,950 के ऊपर निकलता है तभी बनाएं। अगर 19,950 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर से 20,250 और 20,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, तो आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप कॉर्नर की बात करते हैं। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, जो लाई हैं ऐसे छोटे शेयर्स जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। सेंसेक्स और निफ्टी तो इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स हर निशान में फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लगभग सभी स्मॉल कैप शेयरों में आज एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जो स्टॉक्स आज खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है उसमें भारत रसायन, यहां पर 15% की तेजी देखने को मिल रही है। शानदार नतीजे आए हैं कंपनी के। कानपुर प्लास्टिक पैक कंपनी 26 सितंबर को बोनस इश्यू देने पर विचार करेगी और 7% की तेजी हम देख रहे हैं स्टॉक में देखने को मिल रही है। और मंगलम सीमेंट अलीगढ़ के अपने नए यूनिट पे कंपनी ने प्रोडक्शन चालू कर दिया है और 4% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज तमाम शुगर स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। ग्लोबली कमजोर सप्लाई के चलते माना जा रहा है कि शुगर प्राइसेस के दामों में शुगर प्राइसेस में और ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कल भी अच्छी रैली थी स्टॉक में, तमाम शुगर स्टॉक में। और आज भी धारानी शुगर्स, केसर इंटरप्राइजेस, राष्ट्रीय शुगर का सभी करीब 6 से 14% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो आज तिलक इंडस्ट्रीज में अच्छी रैली देखने को मिल रही है, करीब 9% मजबूत है आज ये स्टॉक। हिंदुस्तान कंपोजिट्स यहां पर भी करीब 7% की मजबूती है और लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं अच्छी रैली है स्टॉक में और आज भी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नीतीश एस्टेट्स भी करीब 5.5% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। इन सबके अलावा आज केमिकल स्टॉक्स में भी हलचल है। श्री पुष्कर केमिकल और सुदर्शन केमिकल, इन दोनों में ही करीब 5 से 9% की तेजी देखने को मिल रही है।
से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक शुरू हो जाएगी। उसके पहले आप पूरे ग्लोबल बाजारों में हल्की मंदी देख रहे हैं और भारतीय बाजार भी थोड़ा कमजोरी का दिन देख रहे हैं आज के बाजार में। लेकिन कमाई के आइडियाज कहां हैं, जानते हैं 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर रिसर्च विवेक गुप्ता की ट्रेडिंग टिप्स। विवेक, आज के बाजार में आपको कहां पैसे लगाने के मौके दिख रहे हैं? ओएनजीसी अपने डेली चार्ट में बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो ये काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है ओएनजीसी करंट लेवल में बाइंग कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस ऑफ 254 और 262 और 266 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। अंबुजा सीमेंट्स भी चार्ट में काफी अच्छा, अगर फ्यूचर्स में 269.50 का लेवल क्रॉस होता है तो बाइंग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 264.50 और 274.50 का टारगेट रहेगा इसमें। तो अंबुजा सीमेंट और ओएनजीसी खरीद कर चलने की सलाह है यहां पर विवेक की तरफ से। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा। बने रहिए आप हमारे साथ। भारतीय बाजार में गिरावट, निफ्टी 8,800 के नीचे, निफ्टी में 0.25% की कमजोरी, बैंक निफ्टी में भी 0.25% की कमजोरी। हालांकि चुनिंदा मिड कैप शेयरों में हल्की खरीदारी। जुबिलेंट फूड 7% टूटा, अजय कौल के इस्तीफे का असर। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने छोटी अवधि में शेयर पर दबाव की जताई आशंका। कैस्ट्रॉल में करीब 6% की तेजी, कंपनी के प्रोमोटर की ब्लॉक डील के जरिए 8.5% हिस्सा बेचने की योजना। प्राइस बैंड 408 से 422 के बीच। मंगलम सीमेंट में भी 4% की बढ़त, कंपनी के अलीगढ़ प्लांट से सीमेंट उत्पादन शुरू होने का फायदा मिलने की उम्मीद। आईएफसीआई करीब 3.5% चढ़ा, एनएससी के आईपीओ को 45,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिलने से शेयर भागा। आईएफसीआई की एनएससी में 3% से ज्यादा हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज अपना सौदा लेने से पहले हमें कॉल जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। बाजार पर एक जायजा देख लेते हैं, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 8,800 के नीचे ही ट्रेड साफ देखने को मिला है और खासतौर से इस आधे घंटे में हमारी नजरें रहेंगी वायदे बाजार के एक्शन पर भी, तो वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस समय जुबिलेंट फूड लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहां पर वो बड़ी डेवलपमेंट आई है कि अजय कौल ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक की धुलाई होगी। स्टॉक 6% से ज्यादा नीचे। बायोकॉन दूसरी तरफ, हालांकि यहां पर हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ता हुआ, करीब 4-4.5 लाख शेयरों का एडिशन, 2.5% ऊपर है ये शेयर। लेकिन डीएलएफ में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। स्टॉक में हालांकि बिकवाली की पोजीशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 22 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में और ये नेगेटिव साइड पर स्ट्रैटेजी लोगों ने अपनाई है। सीएच जो कल काफी रफ्तार में था, यहां पर भी ऊपरी लेवल्स पर आज कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर फ्यूचर्स में ये फिलहाल स्थिति है स्क्रीन पर। अब कॉल और पुट एक्शन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आज जो बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे 8,500 के पुट में लगभग 63 लाख शेयर जुड़े हैं। वहीं 9,000 के कॉल में 55 लाख शेयरों का मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 8,800 का पुट देखिए, यहां पर 8,000 का पुट, माफ कीजिएगा, 8,000 के पुट में मैं देख रही हूं कि 3.5 लाख शेयरों के जो पोजीशंस हैं वो शेड होती हुई दिखाई दे रही है। तो शायद ये एक बेंचमार्क या फिर बॉटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये साफ संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल एक्शन है, लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, मितेश ठक्कर से समझेंगे टेक्निकल स्थिति और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा हमारे साथ हैं। गौरव, 8,000 के पुट में जो 3.5 लाख शेयर्स शेड हुए हैं, क्या संकेत लिया जाए? वहीं मैं देख रही हूं 8,800 के कॉल में करीब 4.5 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिल रहा है।
तो क्या ये एक 800 पॉइंट की रेंज है जो क्लियरली बाजार ने डिफाइन कर ली है, और एक्सपायरी भी हम फिर देखेंगे इसी के बीच होती हुई, कुछ ज्यादा एराटिक मूव्स नहीं आएंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, थोड़ा सा इसमें नजरिया इस हिसाब से भी रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे प्रॉप डेस्क वगैरह पे ले लीजिए, तो उसमें काफ़ी अच्छी एक राइटिंग वगैरह हो जाती है। उनकी एक बैंड होती है कि उनके जो फॉर्मूला वगैरह होता है, काफ़ी तरह के फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक होता है कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, कितनी एवरेज टू रेंज है। तो उनको अगर लग रहा है कि सीरीज के स्टार्टिंग में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट इधर साइड आ सकता है, तो उसके ऊपर के वो कॉल पुट बेच देते हैं। तो जो आप 8000 का पुट में थोड़ी बहुत कवरिंग की अगर बात करिए, तो मेरे लिहाज से सिर्फ वो वही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है अहेड ऑफ इवेंट, फेड का इवेंट, उसके पहले जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है थोड़े बहुत उसको काट ली जाए, मेरे साथ वही है। ज्यादा इसमें से रेट नहीं किया जा सकता। 8500 स्टिल कमांड्स वन ऑफ द हाईएस्ट ओवर कंसंट्रेशन, एक रेंज में है, निफ्टी दायरे में है। तो अभी जो दायरा है वो ओवरऑल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 8700 8850 है, और उसके नीचे 8500 और 9000 ओवरऑल जो मुझे लगा ये सीरीज का दायरा, वो ये पर्टिकुलर बैंड है। ओके, तो ये फिलहाल दायरा साफ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय कैश मार्केट के ट्रेडर्स की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए? मितेश ठक्कर हमारे साथ है। मितेश, स्ट्रगल कर रहा है फिर से मार्केट ऊपरी लेवल्स पर टिकने के, और शायद ये वॉलेटिलिटी कल तक जारी रहेगी, जब फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी पर और खुलासा होगा और डिटेल्स निकल कर आएंगे। क्या सलाह होगी आपकी? जी, आई थिंक आपने सही कहा। आई थिंक ये जो वोलेटिलिटी है हर्षदा कल तक जारी रहने की क्लियरली उम्मीद है, और उसके बाद का इवेंट भी शायद अगले 1-2 दिन तक उसको प्राइस मूवमेंट को इमीडिएटली इफेक्ट करेगा। परंतु अभी के शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे निफ्टी अगर देखें तो 8850 8830 के रेंज में ऊपर में, और 8700 8690 के रेंज में है। तो फिलहाल का जो डायरेक्शन है आई थिंक इमीडिएट, आई थिंक वो ऐसा है कि इंडिकेटर्स कल परसों जब निफ्टी ऊपर की रेंज से नीचे आना चालू हुआ तो थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस्ड है। तो 8770 का सपोर्ट तोड़ता है तो मुझे लगता है कि वापस 8730 8710 तक ही आज जा सकता है। तो शॉर्ट ट्रेड्स करें, छोटे ट्रेड्स करें, और एक थोड़ा सा निम्बल फुटिंग ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी फास्ट रखें, स्टॉप लॉसेस टाइट रखें, और छोटे गेंस के लिए खेलें फिलहाल के लिए। इवेंट के बाद एक डायरेक्शनल मूव मिलने की संभावना है। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आप पोजीशन थोड़ी सी सतर्क ही रखें, और इस समय 8730 की शॉर्ट कॉल मितेश ने सुझाई है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और प्रतिमा हमारे साथ लाइन पर है सबसे पहले पुणे से। पूछिए प्रतिमा। हाय, दिस इज प्रतिमा। आई हैव वन लॉट ऑफ HCL Tech एट 797। ओके, ये पोजीशन आपने प्रतिमा कब ली थी? इट इज 3 days बैक। 3 दिन हो गए हैं इस पोजीशन को, और कितना टाइम देने को आप तैयार हैं? क्योंकि आप देखिए सितंबर फ्यूचर्स तो 785 पर ट्रेड कर रहा है। यस, इफ इन केस इट इज रिक्वायर्ड आई कैन इवन रोल ओवर। ओके, क्या रोल ओवर करने में फायदा रहेगा मितेश? हेलो जी कहिए। आई थिंक स्टॉक का आप स्टॉक का नाम वापस बोलेंगे? आई थिंक स्टॉक HCL टेक्नोलॉजी 797 पर इनकी पोजीशन है। देखिए, आई थिंक एक तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें फिलहाल कोई मीडियम टर्म रिवर्सल नहीं है, तो रोल ओवर करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि आई थिंक अगर आप IT में खासकर ऐसे सेक्टर में प्ले कर रहे हैं जहां पर की ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं है, तो छोटे गेंस के लिए प्ले करें। थोड़ी एंट्री गलत हो गई, बिकॉज अपर एंड इसका जो है स्टॉक का 805 के आसपास में, वहीं पर इसका 200 एवरेज भी है, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है 800-805 के ऊपर, तो उस लेवल के आसपास इसमें एग्जिट ले लें। अगर ये 805 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक 825 से 830 तक की रेंज मिल सकती है, परंतु बड़ा गेंस यहाँ पर नहीं लगता है। तो रोल ओवर करने से बेटर ये होगा कि अगर आपको एग्जिट मिलता है अपर एंड पे तो वहां पर एग्जिट ले लें। ओके, तो प्रतिमा रोल ओवर ना करें, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि स्टॉक में आगे फायदा मिलेगा। एक स्विंग बैक में आप एग्जिट करें, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। संदीप सेठी हमारे साथ देहरादून से लाइन पर है। पूछे सेठी साहब। मैडम, मेरे पास येस बैंक के 4 लॉट है जी। हाँ, मेरे पास येस बैंक के 4 लॉट है मैम। 1460 वाली कल के लिए जाना चाह रहा हूँ मैडम, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे आप ये बताइए, ये वायदे में पोजीशन है या फिर ऑप्शंस में? फ्यूचर में कि ऑप्शंस में? ऑप्शंस में मैम। तो 1660 पर आपकी पोजीशन है, कॉल लिया है। किस प्राइस पर? मैम 1460 पर। 1460 का कॉल आपने कहा, 16 रुपए 60 पैसे पर, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, ठीक है, समझ गए।
बताइए गौरव, क्या सलाह होगी इनके लिए? आप देखिए आज तो प्राइस 1182 पर है, तो काफी आउट ऑफ द मनी है, काफी ऊंचे भावों पर इन्होंने पोजीशन खड़ी की है। जी बिल्कुल, या तो इन्होंने बहुत पहले पोजीशन ली होगी जब ये ब्रेकआउट पे था 1350 1400। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा और यहाँ पे वर्थलेस ही हो जाएगा ऑप्शन। मतलब मेरा मानना है कि ऑप्शन जो है एक्सपायरी इसकी अराउंड अबाउट 0 ही होगी। तो अभी जरा खोने को है नहीं, 50-60 पैसा चल रहा है, तो अगर आप चाहे तो रख दीजिए। अदरवाइज जो चांसेस है काफी कम है कि आपको इसमें पैसे मिले। अगर यहाँ से 10% मूव भी आता है तो भी आपको सिर्फ एक बेटर एग्जिट पॉइंट मिलेगा 0 से ज्यादा, बट आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो नहीं आएगा। ओके, तो एग्जिट करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि और अगली बारी देखिए कि जो कैश मार्केट में कहां पर ट्रेड हो रहा है, अगर उससे काफी विपरीत लेवल्स आने लगे तो आपने एग्जिट करना पड़ेगा। सेठी साहब, अगली बारी थोड़ा सा फटाफट आपको डिसीजन लेना होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, अजय अरोरा हमारे साथ है जोधपुर से। पूछिए अजय। सर, एक बैंक ऑफ इंडिया का लॉट लिया हुआ है 113 रुपए में। ओके। और एक है सिंडिकेट का 79.15 में, और तीसरा है जी रिलायंस इंफ्रा का 600 रुपीज में। ओके, तो तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक पहले 103 पर एक लॉट है और 79.15 पर सिंडिकेट बैंक का एक लॉट। 103 वाला जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस है। 112 पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड हो रहा है कैश में, तो थोड़ा सा फायदा इनके हाथ में है। क्या सलाह होगी आपकी? 117 पर मेरे ख्याल में बैंक ऑफ इंडिया इस समय। मितेश, क्या कॉल इन दोनों स्टॉक्स पर? आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, परंतु यहाँ पर जब तक ये स्टॉक 115-114 के सपोर्ट के ऊपर रहता है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लें 114 का कैश में, जो कि करीबन यहाँ से 4.25 रुपए नीचे का होगा। उसको होल्ड करें। ऊपर में आई थिंक ये स्टॉक अगर 125 के स्तर को क्रॉस करता है तो 135-134 तक जाने की संभावना है। तो ये 3 लेवल्स ध्यान में रखें। सब पहले स्टॉप लॉस 114 का, और पहला जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा 125 का, उसके ऊपर 134 तक भी जा सकता है। सिंडिकेट बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा वीक है बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले। आप यहाँ पर फ्रेश अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो लेवल होगा करीबन 74 रुपए का कैश में। अगर वो 74 का लेवल तोड़ देता है तो इसका जो 200 एवरेज है 71, वहां तक ये स्टॉक गिर सकता है। तो 74 के नीचे इसमें एग्जिट कर दें। ऊपर में अगर ये 74 नहीं तोड़ता है, ऊपर में अगर आपको 80 के आसपास, जो कि आपकी प्राइस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर का लेवल होगा, आई थिंक वहां पर भी अगर आपको एग्जिट मिलती है तो एग्जिट कर लें। फिलहाल इसका ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। और रिलायंस इंफ्रा इन्होंने पोजीशन खड़ी की है 600 के भाव पर। रिलायंस इंफ्रा आई थिंक मेरे लिए हर्षदा, मेरी अंडरस्टैंडिंग में चार्ट के हिसाब से एक रेंज बाउंड ट्रेड है। 580, 575 नीचे का स्तर, ऊपर में 615, 620 का स्तर। तो फिलहाल ये रेंज के बीच में इन्होंने पोजीशन लिया और स्टॉक भी वहीं पर चल रहा है रेंज के बीच में आसपास में। अभी मेरे पास इसमें कोई राय नहीं होगी। अगर आप एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एक इवेंट आ रहा है, उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मिल सकती है, तो यहाँ पर ऐसी सलाह होगी। परंतु अगर आपको ये सपोर्ट के पास मिलता है तो 580 के पास बेस्ट बाइंग एरिया है। आप वहां पर 7 या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस से इसमें 615 के टारगेट के लिए वापस से पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो डिप्स पर एक बार फिर एंटर करने की सलाह रिलायंस इंफ्रा में। सिंडिकेट बैंक में 74 रुपीज का स्टॉप लॉस कैश मार्केट के लिहाज से, और बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करे 125 का टारगेट। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आगे मितेश और गौरव दोनों आपको बताएंगे इस समय अगर आपने नया ट्रेड खड़ा करना है तो कौन सी पोजीशन है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीबीसी आवाज पर। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और साथ ही एलके पे सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा, और उनसे अब समझते हैं कि अगर आपने नई पोजीशन खड़ी करनी है इस बाजार में, वो क्या हो, कहां पर आप पैसे लगा सकते हैं। तो पहले वायदे बाजार की पोजीशन समझ लेते हैं और ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए हाजिर करेंगे। गौरव, बताइए क्या सुझा रहे हैं आप इस समय? ऑप्शंस में मैं रिलायंस इंफ्रा के 620 कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह दूंगा मैं। इसमें आप देखेंगे 595 से काफी अगर ओया प्राइस पैटर्न आप देखेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे तो काफी बार यहीं से बाइंग शुरू होती है। तो ये फिजर आउट हो जाता है, 615 तक आते थे तो ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ से और 2-2.5% यहाँ से ऊपर बढ़ने की गुंजाइश काफी अच्छी है यहाँ पे। तो वो लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। 20 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा या 8 रुपीज का छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस होगा।
ओके, तो ये फिलहाल रिलायंस इंफ्रा में ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। टारगेट 20 रुपए का, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 8 पर, 620 का कॉल खरीदे, ये साफ कहा है गौरव बिस्सा ने इस समय, जो करीब 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक्स पर आते हैं मितेश। IFCI जो आज काफी एक्टिव है, उस पर आप दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। क्या टारगेट और कितनी अपॉर्चुनिटी है इस मूव के बाद भी तेजी करने की? देखिए, आई थिंक हर्षदा 4% स्टॉक अभी ऊपर है, और अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो ये करीबन 50 लाख के आसपास इसका रोज का एनएससी वॉल्यूम होता है, और अभी हमने सिर्फ 1.5 घंटा ही देखा है और ऑलरेडी 1 करोड़ 55 लाख शेयर का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफी बाइंग मुझे लगता है आज स्टॉक में हो रही है। इसका ट्रेंड भी एक इंडिकेटर सिग्नल करता है कि ट्रेंड चालू हुआ यहाँ पर। तो इसका पहला टारगेट जो मैं देखूंगा ऊपर में करीबन 31.5 के आसपास का होगा, और यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं तो 29 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। और L&T दूसरा स्टॉक है जहां पर की एक सेलिंग की सलाह है, आप उसको 1490 के स्टॉक के साथ सेल कर सकते हैं, और टारगेट्स यहाँ पे देखिए करीबन 1430 के या 1430 के। ओके, तो ये दो फिलहाल पोजीशंस IFCI में तेजी करे, लेकिन L&T में आप बिकवाली की पोजीशन लीजिए। 1430 का टारगेट, और IFCI ऑफ कोर्स आज खबरों के चलते काफी ज्यादा एक्टिव है। NSE के IPO की वैल्यूएशन को देखकर यहां पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, और मौका नहीं गंवाना चाहिए। मितेश की राय 3150 का टारगेट इन्होंने दिया है। गौरव बिस्सा हमारे साथ है। गौरव, ONGC क्या सलाह है, क्या ट्रेड? ONGC में काफी अच्छा मोमेंटम आया, कंसिस्टेंटली इसमें लॉन्ग्स बन रहे हैं। जब मार्केट में थोड़ा बहुत डिप आया था, करेक्शन कह दीजिए उसको 8,700 के करीबी, तभी भी अच्छा खासा इसमें होल्ड हुआ था, और 4950 के लेवल से अच्छे खासे इसमें कंसिस्टेंट लॉन्ग्स बने भी है। तो वो लिहाज से एक बार लग रहा है कि 265 का इसमें आपको लक्ष्य देखने मिल सकता है। ऑलरेडी ऊपर आ चुका है स्टॉक 1%, तो जब रिवाइज आप स्टॉप लॉस कर दीजिए 253 का, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस देना चाहता नहीं हूँ। तो यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम आपको 265 268 3 या 4 दिन में देखने मिल सकता है। ओके, तो ये 3 से 4 दिनों का ट्रेड ONGC पर, लेकिन साथ ही आपने इनफैक्ट चुना है माइंड ट्री भी, लेकिन एक बिकवाली की कॉल है। क्या सिग्नल मिल रहा है आपको, और कितना टूट सकता है ये शेयर? देखिए, इसमें कंसिस्टेंट सेलिंग हो रही है। बीच में एक दिन इसने एक डेटा दी थी कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग है, तो लग रहा था कि अब शायद ये सस्टेन कर लेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। एक ब्रेकडाउन भी दी है 510 स्पॉट लेवल्स के नीचे, तो अब एक बार 490 485 तक के जो लेवल्स है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो लेवल होगा वो आपका 508 509 का स्टॉप लॉस होगा, और नीचे आपको 490 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, और साथ ही मेरे ख्याल में स्ट्राइक ज़ाको लैब भी आपके रेडार पर है। जी, काफी सारे जो आज फार्मा नेम्स हैं काफी अच्छे लग रहे हैं। स्ट्राइड्स में भी शो डेटा सीनो टू ONGC कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ब्रेकआउट आया है इसमें भी। तो 1100 का लक्ष्य होगा, और 1045 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। जैसे जैसे स्टॉक थोड़ा ऊपर आ रहा है, मैं स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। और सिप्ला भी अच्छा लग रहा है, जो अभी कुछ देर पहले हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है। आपको 3 या 4% उसमें मिल सकते हैं। फार्मा में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज, तो स्ट्राइक शाशून 1100 के टारगेट के लिए आप तेजी करें। सिप्ला में एक मौका दिख रहा है, और आज हम देख भी रहे हैं कैडिला जैसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेजी। बायोकॉन जो करीब 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो फ्लेवर आज फार्मा कंपनियों में साफ है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे जरूर, तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और मनीष हमारे साथ लाइन पर हैं दिल्ली से। मनीष, बताइए कहां पर पोजीशन है आपकी? आपका नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मेरा पोजीशन है ONGC कॉल 260, और ये बाइंग रेट है 4.7। एक बार फिर आप दोहराएंगे, क्योंकि आवाज आपकी टूट रही है मनीष। मेरी कॉल है मैडम 260 की कॉल। ठीक है, किस 60 पे बाइंग हुआ है। ठीक है, 260 की कॉल है ये। गौरव, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, होल्ड कीजिए। कॉस्टिंग शायद ज्यादा है, 4 रुपए के ऊपर की है कॉस्टिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कॉस्टिंग थोड़ी ऊपर है, लेकिन होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये आज ही आपका 260 पार कर सकता है, जिसमें मैंने अपने कहा है रिकमेंडेशन में कि 265 तक के लेवल्स आ सकते हैं 2 या 3 दिनों में। तो मुझे लगता है यहाँ से आप होल्ड कीजिए। हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है कि आप बाय कर सकते हैं 260 के कॉल ऑप्शन, उसमें प्रॉफिट भी करवाया थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे होल्ड कीजिए। काफी अच्छा मोमेंटम है, इसमें आपको पैसे मिल सकते हैं।
ओके, आप फिलहाल होल्ड कीजिए पोजीशन और इनफैक्ट कल से ही कई जानकार बुलिश हैं ओएनजीसी को लेकर, तो आप भी होल्ड करें। 265 तक प्राइस देखने को मिलेगा, इसीलिए आपके लिए ये सलाह आती हुई। इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद मुग्धा मिश्रा लेकर आएंगी शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। बाजार में गिरावट, निफ्टी में 8,800 के नीचे कारोबार। बैंक निफ्टी 0.25% कमजोर, लेकिन चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी। जुबिलेंट फूड 7% टूटा, सीईओ अजय कौल के इस्तीफे का असर। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली को छोटी अवधि में शेयर पर दबाव की आशंका। कैस्ट्रॉल में करीब 6% की तेजी, ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर बेचेंगे 8.5% हिस्सा। प्राइस बैंड 408 से 422 रुपए के बीच। और आईएफसीआई 3.5% चढ़ा। आईपीओ के पहले एनएसई को 45,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिलने से शेयर भागा। आईएफसीआई की एनएसई में 3% से ज्यादा हिस्सेदारी। बाजार पर नजर डालते हैं। कमजोरी का दिन है, करीब 1.25% नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 8,785 के पास कारोबार करता हुआ। निफ्टी मिड कैप्स में थोड़ी बढ़त है, 1.25% वो ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी दबाव में दिखाई दे रहा है, करीब 0.35% का प्रेशर वहां पर। अगर सेक्टोरली देखें तो आपको आईटी स्पेस पर प्रेशर दिखाई देगा। बीएसई आईटी करीब 0.6, निफ्टी आईटी भी करीब 0.5% से ज्यादा का दबाव देख रहा है। इसके साथ साथ बैंकिंग स्पेस पर दबाव है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पर दबाव दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव की बात करें तो दिग्गजों में ओएनजीसी में आज बहुत बढ़िया बाइंग दिखाई दे रही है, करीब 2% की तेजी। और दूसरा एज अ स्पेस जिस स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है वो है फार्मा। डॉक्टर रेड्डीज, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, सब में ही बहुत अच्छी मजबूती है। इनफैक्ट अगर आप छोटे मझौले शेयर देखें तो वहां पे फार्मा स्टॉक्स की रफ्तार और तेज है, लेकिन दबाव कहां पर है? दिग्गजों में कुछ मुनाफा वसूली आज आपको टू व्हीलर स्पेस में दिखाई दे रही है। तो हीरो मोटोकॉर्प 2% टूट गया है, बजाज ऑटो 3.25% नीचे आया है। एनआईटी स्पेस में इन्फोसिस तो दबाव देख ही रहा है, 1.25% के आसपास का प्रेशर यहां पर आता हुआ। कुछ छोटे काउंटर्स जहां पर अच्छा पॉजिटिव मूव दिख रहा है उसकी बात करें तो कैस्ट्रॉल आपके सामने 6.25% के आसपास की तेजी वहां पर दिखाई दे रही है। मार्क्सन्स फार्मा 5%, डिशमन फार्मा 4%, वॉकहार्ट 4.25%। तो ये कुछ बायोकॉन में भी 3.25% के आसपास की तेजी यहां पर देख रहे हैं फार्मा स्पेस में। तो डिफेंसिव बेट्स का दिन है आज। लेकिन चलिए, रोज की तरह हमारे साथ आज इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे फेवरेट एनालिस्ट प्रकाश गाबा .com पे गए प्रकाश गाबा। प्रकाश साहब बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी में इस वक्त आप क्या कॉल दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है मुग्धा कि यहाँ पर थोड़ी एक सेलिंग प्रेशर है, एक लेवल है निफ्टी पर, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो है 8,790। जब तक उसके नीचे ट्रेड करता है गुड चांस कि यहाँ पर थोड़ी और गिरावट मिले। शायद एक 8,700 का लेवल है, आते दिनों में शायद वो भी देख सकते हैं। लेकिन 8,800, 8,790 एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर क्लोज नहीं मिलना चाहिए। ये हफ्ता काफी अहम है, 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। फेड की बैठक है और बैंक ऑफ जापान की बैठक है। और शायद फेड कुछ न करे पर बैंक ऑफ जापान से उतना ज्यादा सर्टेनिटी नहीं दिखाई दे रही। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या ये हफ्ता वॉलेटाइल रहने वाला है? और साथ ही बैंक निफ्टी पर इस वक्त आप क्या कॉल दे रहे हैं? वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन अपर रीजन्स में जरूर एक सेलिंग प्रेशर, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट भी है, इसीलिए एक शायद वॉलेटिलिटी है। बैंक निफ्टी का जो लेवल है 20,000 का लेवल है, वहां पर जब तक 20,000 के नीचे है लगता है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। हो सकता है लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं 19,400 से 19,500 तक, यहां तक आने की संभावना है। सेलिंग प्रेशर है, वॉलेटिलिटी रहेगी। जो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा, कह सकते हैं कि वंस इट ब्रेक्स, कह सकते हैं लेवल ऑफ अराउंड 19,770, वो ब्रेक हो जाता है तो पहला एक संकेत देगा कि मैं नीचे जा रहा हूं। फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर अपर रीजन्स में जरूर है। ओके, चलिए अगले 6 मिनट तक अब आपकी तरफ से आए सवालों के जवाब फटाफट लेकर आएंगे हम प्रकाश गाबा के साथ। पीएफसी पर सवाल पूछ रहे हैं नवीन उदयपुर से। 400 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 68 रुपीज के भाव पर, क्या करना चाहिए?
पावर फाइनेंस मुझे लगता है कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव जरूर है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, अपर रीजन जो टारगेट है 150 का नजर आ रहा है, लेकिन वक्त लग सकता है मुझे। अगला सवाल सेल पर दिल्ली से रानू का है। 290 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 56.25 पर। बेसिक स्ट्रक्चर सेल का वीक है, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, इसीलिए होल्ड करना चाहिए। एक लेवल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, 40 का 41 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक भी गिरने की चांस है, लेकिन अपमूव लगता है कि शायद यहां से एक अपमूव मिले, इसीलिए होल्ड। टाटा मेटलिक्स पर अनूप कुमार सवाल पूछ रहे हैं। पटना से 110 शेयर 428.20 का प्राइस। इनका अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो इनको एग्जिट करना चाहिए, मुनाफा घर ले जाए, नुकसान है यहां पर एग्जिट करना चाहिए। अगर इनका नजरिया थोड़ा लंबा है तो ये बेसिक मूव अच्छा है, थोड़ा और डिप भी देख सकते हैं, लेकिन इसको होल्ड कर सकते हैं। कॉनकॉर पर सवाल है देवशीष का। तेजपुर से 500 शेयर खरीदे हैं 1440 के भाव पर। मेरे ख्याल से मुनाफा घर ले जाना चाहिए, यहाँ पर एक मुनाफा मिल रहा है, होल्ड कीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। ट्रेडिंग साइड एग्जिट, अदरवाइज होल्ड। एजिस लॉजिस्टिक्स पर मोहम्मद मोइन सवाल पूछ रहे हैं। कोल्हापुर से 1000 शेयर खरीदे हैं 135 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 130 का, बहुत बढ़िया अपमूव मिला है इस वक्त। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है 200 की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है एजिस लॉजिस्टिक। होल्ड। सुशांत श्रीनगर से सवाल पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड पर। 1500 शेयर है इनके पास 104.70 पर। यहां पर लगता है कि लोअर लेवल अशोक लेलैंड में सपोर्ट है 78, 79, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, अपमूव मिल सकता है, होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है जो उसका टारगेट है 95 के करीब जाने की संभावना है, लेकिन उसे वक्त लगेगा अशोक लेलैंड। एडवांस एंजाइम्स पर सवाल पूछ रहे हैं। इरोड से नित्या 7 शेयर है 1600 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। अगर डिप्स भी मिलते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, ये एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है। टारगेट करीब 1900, 2000 लगते हैं, लेकिन वक्त लगेगा उसे। एडवांस एंजाइम। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर सवाल है विपुल का। इन्होंने 500 शेयर खरीदे हैं 71.70 पर। यहाँ पर एक अच्छा अपमूव मिला था, फिर एक गिरावट मिली है, लेकिन यहाँ पर होल्ड करे तो ठीक है। 65 एक अहम लेवल है, अगर 65 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड कीजिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, 73 जोन्स। जब भी इसमें एक 73 का एक लेवल क्रॉस कर लेगा ऑन द अपसाइड, इसमें एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा। वहां पर ऐड भी करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कैनरा बैंक पर सवाल है सैफ कुरैशी का। हैदराबाद से 200 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 290 के भाव पर। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो ब्रेकआउट मिल गया 300 लेवल्स पर। एक स्टॉप लगाना चाहिए 280 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 340 के नजर आ रहे हैं कैनरा बैंक। राइट, इस वक्त आपके सामने कैस्ट्रॉल इंडिया की तरफ से बड़ी खबर। बीएसई और एनएसई पर कैस्ट्रॉल इंडिया में बड़ा सौदा हुआ है। 4.2 करोड़ शेयरों में 440 से 455 पर हुआ है यह सौदा। हमें संभावना देख रही थी 422 का हायर प्राइस होगा, लेकिन उससे कहीं ऊपर 440 से 455 पे हुआ है। ये 6 बड़े सौदे हुए हैं। आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया में एक बड़ा जंप। कैस्ट्रॉल की जो प्रमोटर्स है, जो इंटरनेशनल प्रमोटर्स है, उन्होंने ये हिस्सेदारी बेची है और जो संभावना थी जिस प्राइस बैंड से उससे कहीं ऊपर 440 से 455 पे ये सौदा हुआ है। 8.7% इक्विटी यहाँ पर बेची गई है। 8% इक्विटी बेचने की संभावना थी, तो वो 8.7% 440 से 455 पर बड़ा अब 464 पर आ गया है इस वक्त प्राइस। प्रकाश सर, कैस्ट्रॉल इंडिया में क्या करना चाहिए? जिस प्राइस बैंड पे बड़े सौदे हुए हैं उससे कहीं ऊपर आगे ट्रेड कर रहा है, क्या करें इस लेवल पर? ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर कैस्ट्रॉल का पॉजिटिव है। बीच में एक जो हमने गिरावट देखी थी वहां से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बाउंस मिला है, होल्ड करना चाहिए। स्टॉप मेरे ख्याल से 421 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब करीब 500, यहां तक जाने की संभावना जरूर है। तो कैस्ट्रॉल मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। राइट, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। कैस्ट्रॉल इंडिया का खरीदने के मौके हैं, लेकिन इस वक्त बात करते हैं प्रकाश सर की आज की ट्रेडिंग टिप्स की। प्रकाश सर, आज क्या लगता है आज के बाजार में कहां है कमाई के बेहतरीन मौके?
दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है BEL, काफी हद तक अच्छा अप मूव मिला है, 2-4 दिन से हम अप मूव देख रहे हैं BEL में। टारगेट ऑन द अपसाइड 1267 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 1240 का BEL। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है सिप्ला। आज फार्मा क्षेत्र में काफी हद तक हरकत है, इसमें भी हमने अब देख रहे हैं अपर रीजन में जो टारगेट है 617 का है, स्टॉप होना चाहिए 600 रुपए के। तो ये है आज की ट्रेडिंग टिप्स। सिप्ला में बाय करके चलने की सलाह है, 617 रुपए के टारगेट के लिए खरीदे, 600 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। लेकिन हम यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रकाश गाबा बने हुए हैं हमारे साथ। आपका मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ प्रकाश हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं और काफी सारे दर्शक हैं जो लगातार अपने सवाल पूछ रहे हैं। अकोला से कमलेश जी ने अपना सवाल पूछा है। बताइए कमलेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरे पास अनंतराज है 1000 शेयर @61 के भाव से। ओके। और मैं करंट भाव में स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ही क्यों पसंद है आपको? सर एक्चुअली मैं ताज जीवी के में करना चाहता था, पर ऑलरेडी वो हो चुका है। अच्छा, तो आपने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अपने लिए चुना है? यस सर। तो चलिए दोनों पर राय दे देते हैं। अनंतराज, प्रकाश कैसा लगता है ये स्टॉक? 61 रुपए में इन्होंने खरीदारी करी है, क्या करना चाहिए? क्या निकल जाना चाहिए? ये स्टॉक तो मेरे खुद निवेश जी ने निवेश किया हुआ मैंने मेरे पोर्टफोलियो में है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। मुझे लगता है इसमें अपमूव और भी है, आते दिनों में हो सकता है वक्त लगे, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि लोअर लेवल्स में लगता है अनंतराज बॉटम आउट। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है बट लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा लगता है अनंतराज। एक तो बात रही है। दूसरी बात स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता 100 तब तक मान के चलना चाहिए ये वीक है। अगर आपके पास चॉइस है अनंतराज और स्पेशलिटी में तो बने रहिए अनंतराज में। चलिए, तो कमलेश जी घबराइए मत, एक तो थोड़ा सा समय दीजिए इस ट्रेड को। और बता दूं आपको, अनंतराज ने अच्छे रिटर्न्स दिए भी हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले इसने 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तरों को भी छुआ था। तो घबराइए मत, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाने की इस समय जरूरत नहीं है। आप देखिए ये जो सेक्टर है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर भी रहा है, चाहे वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो, जुबिलेंट फूड वर्क्स तो आपने आज देखा ही। सिद्दीकी जी भी है हमारे साथ। सिद्दीकी जी, वो खाट पर सवाल है आपका, बताइए कहाँ से फोन किया आपने? मैं नौसारी गुजरात से बोल रहा हूँ। ओके, कितने शेयर हैं वो खाट के आपके पास? किस भाव पर खरीदे? 25 शेयर 760 के आसपास और सन फार्मा है 760 के आसपास। तो आपको तो बढ़िया मुनाफा हो रहा है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है आपने ये? 5 साल के लिए। 5 साल का नजरिया है वो खाट में। चलिए, तो पहले वो खाट पर राय ले लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे सन फार्मा में आपने कितने शेयर किस भाव पर खरीदे हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है प्रकाश। वो खाट में भी हमने देखा, CNBC आवाज पर ही हमने खबर ब्रेक करी कि चिकलथाना प्लांट को हरी झंडी मिल रही है US FDA से। उसके बाद से एक अपमूव बना हुआ है। ये बताइए इनको क्या राय होगी? इनका नजरिया तो लंबी अवधि का है। मेरे ख्याल से नजरिया लंबा है तो होल्ड करना चाहिए। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो भी होल्ड करना चाहिए। लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से 800 जोन्स पर बॉटम आउट हो चुका। इसका कंफर्मेशन कहां होगा? 1050 जब ये क्रॉस कर लेगा इसमें एक कंफर्मेशन मिलेगा। फिर टारगेट क्या होगा? 1210 1220 का। तो मुझे लगता है कि 1200 जाएगा, वक्त लग सकता है, होल्ड कीजिए। वो कार्ड बढ़िया स्टॉक है। ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका नजरिया 5 साल का है, सर्टनली होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए, घबराइए मत, बने रहिए। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सन फार्मा का शेयर भी है आपके पास, कितने शेयर हैं, किस भाव पर खरीदे? वो मैंने खरीदा था 822 पर। ठीक है, तो सन फार्मा का शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा पिछले कुछ दिनों से। सर यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या राय देंगे इन्हें? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर सन फार्मा का पॉजिटिव है, वीक नहीं है। हाँ, हमने गिरावट देखी है, ऑल टाइम हाई देखा 1200 रुपया, उसके बाद गिरावट भी देखी है 750 के करीब, 725 के करीब। आपको पूरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? 710 712 का स्टॉप होना चाहिए, उससे नीचे कम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर टर्न हो रहा है। टर्न होते होते वक्त लगता है, उसका कंफर्मेशन की जरूरत है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब 850 क्रॉस कर लेगा। जब क्रॉस के कॉस्ट के आपका जो कॉस्ट है वहां चला जाएगा तो करीब करीब वहां ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तब आप बेचिएगा मत, तब होल्ड कीजिएगा। टारगेट 975। ओके, चलिए, तो ये राय सन फार्मा पर 22 सितंबर से
बायबैक भी शुरुआत कर रहा है। ये तो देखना होगा इस बायबैक के चलते कितना सपोर्ट मिलता है। 900 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक का ऐलान इन्होंने किया था। पिछले हफ्ते भी हमने वैसे आपको एक खबर बताई थी, लेकिन क्योंकि इस हफ्ते अभी शुरू हो रहा है तो इस खबर पर भी रखिएगा नजर। प्रदीप शर्मा जी हैं चूरू से, इन्होंने हमें फोन किया है। बताइए प्रदीप जी, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, ये ऑप्टी फाइबर का एक्स ऑप्टी फाइबर के 1500 शेयर है मेरे पास। ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए है सर। तो इस पे 22-24 रुपए की मेरी खरीद है सर। इसमें कितने दिन पहले खरीदा आपने? ये सर अभी तो ये 1 वीक पहले ही खरीदा है। एक हफ्ते पहले खरीदा है इन्होंने। 24 रुपए थोड़ा ऊपर की भाव है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है 5-7 दिनों में तो अच्छा प्रदर्शन अच्छा ऑप्टिक फाइबर ने दिखाया है। क्या और ऊपर जा सकता है, इनके भाव के ऊपर निकल सकता है? प्रकाश, चार्ट्स कैसे लगते हैं? जब भी भाव के ऊपर चला जाए निकल जाइएगा। मुझे तो बेसिक स्ट्रक्चर तो इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है साइडवेज जोन पे। हाँ, 3-4-5 दिन से एक अच्छा एक हरकत में है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए एग्जिट का मौका मिलता है तो निकल जाइएगा। 1-2 रुपए नुकसान भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है बाकी शेयरों के मुकाबले ये स्टॉक, तो जो तेजी अगर बने तो मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा या फिर भाव टू भाव हो तो निकल जाइए। प्रकाश तो कह रहे हैं अगर 1-2 रुपए का नुकसान हो तो भी निकल जाना चाहिए। फंडामेंटल्स को लेकर भी कंपनी दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर दिखती है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रकाश गावा हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत आपका, मैं आप सभी का स्वागत है। दर्शक लगातार हमें फोन कर रहे हैं, दिल्ली चलते हैं, वहां से वरुण जी ने फोन किया। बताइए वरुण जी, कौन सा शेयर आपने खरीदा? हाय, एक्चुअली मैंने गीतांजलि जेम्स खरीदा है 500 शेयर एट 67 रुपीज। तो नतीजे आने के बाद खरीदा है आपने, लगता है? हाँ जी, नतीजे आने के बाद एक तेजी देखने को मिली इसमें 2-3 दिन तक, और तब आपने खरीद दिया। अब थोड़ा नीचे आ गया गीतांजलि जेम्स। हालांकि इसने भी लॉन्ग टर्म में तो शेयर धारकों का पैसा बनाकर नहीं दिया है। प्रकाश जी बताइए अभी क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से गीतांजलि जेम्स है तो लगता है कि अपमूव है। यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 658-55 का, और होल्ड कीजिए। अगर अपमूव मिलता है 10 रुपया तो 10 रुपया बढ़ाइए स्टॉप। ट्रेड करते करते जब मौका मिले निकलने का निकल जाएगा। चलिए, तो ऊपर जा सकता है, मोमेंटम में है। वैसे भी ज्वेलरी कंपनियां थोड़ा अच्छा बेटर प्रदर्शन दिखा रही हैं, घबराइए मत, चिंता मत करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए शायद सही नहीं होगा। ट्रेडिंग मोमेंटम जरूर देखने को मिल सकता है। वक्त है प्रकाश जी आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद नजर होगी कमोडिटी बाजार पर। जी हाँ, कमोडिटी राउंड अप हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।